बिहार में बड़े पैमाने पर अपराध बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ, छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ ये अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार में अपराधी, मिनिस्टर, सारे अधिकारी आकंठ डूबे हुए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में शिक्षा की जो बदहाली है, स्वास्थ्य का जो सवाल है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ दलित, गरीब, वंचितों का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है। और इन प्रश्नों को लेकर के बिहार में एक बड़ी जद्दोजहद चल रही है। महिलाओं के रोजगार के प्रश्न पर, महिलाओं के कर्ज की समस्या एक बड़ी समस्या है। संपूर्ण बिहार में दलित गरीबों की बीच में, महिलाओं के बीच में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का बड़ा कर्ज है। और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज की वजह से महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, गांव छोड़ करके भाग रही हैं। इसलिए महिला कर्ज माफ़ी का सवाल भी बिहार के चुनाव का बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ ही साथ मेरा मानना है कि बिहार में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होना चाहिए, डेवलपमेंट का जो बुनियादी आधार निर्मित होना चाहिए, ताकि पलायन पर रोक लग सके। क्योंकि मैंने लोग परेशान होकर के दूसरे दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं, रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं। इसलिए पलायन के सवाल पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बेरोजगारी के सवाल पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। भ्रष्टाचार और अपराध के सवाल पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। और इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में भारी आक्रोश है, और ये मुद्दे चुनाव में रिफ्लेक्ट होंगे। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता। मैं पटना में हूँ और आज बिहार का जो चुनावी माहौल एकदम गर्मा-गर्म हो रहे है। चुनाव का प्रचार चल रहा है और आज चुनाव में क्या-क्या मुद्दा है, क्या-क्या विषय है, कौन-सा गठबंधन अच्छा करेगा, नहीं करेगा, ये सारे विषय के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ श्री धीरेन्द्र झा के साथ। धीरेन्द्र झा का मैं परिचय देना चाहता हूँ। सीपीआई-एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि माले लिबरेशन की पॉलिट ब्यूरो मेंबर है और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर एसोसिएशन, और एक समय ऐसा यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का पहला साधारण सचिव थे। झा जी, धीरेन्द्र जी, आप बताइए कि ये जो एसआईआर, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण, ये कितना महत्वपूर्ण है? और जिस तरह से एक शोर-शराबा मचा, वोट चोरी का आरोप लगाया और आपके साथ जो आपका सहयोगी दल है, आप लोग का वोट चोर, गद्दी चोर आपने यात्रा किया, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर और राजनीतिक माहौल के ऊपर? ये मेरा पहला सवाल। इससे पहले मैं 2-3 आंकड़ा बताना चाहता हूँ। जब पहला जो मतदाता का सूची आए थे, उस समय लगभग 65 लाख लोगों का नाम नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊंचा न्यायालय ने आदेश दिया, ऊपर हुआ, नीच हुआ, बहुत कुछ हो गया। अब लगभग 47 लाख लोगों का नाम नहीं है और मतदाता का जो नंबर है वो 7.89 करोड़ से घट के 7.42 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और जो इस विषय के ऊपर विश्लेषण किया, उनका कहना है, उनका एक तरह से आरोप बहुत मुसलमान लोगों का नाम हट गया, बहुत महिलाओं के लोग नाम हट गया, मगर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ये सारे आरोप का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बोला ये सब बेबुनियाद है। तो ये एसआईआर आप किस नजरिया से देख रहे हैं? सबसे पहले तो पटना में, बिहार में आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत है। और मुझे लगता है कि एसआईआर का तो एक बड़ा पर्पस था
मोदी शाह के इशारे पर एसआईआर को प्लान किया गया। तो इनका 2-3 पर्पस था। पहला पर्पस था कि बिहार के चुनाव के नैरेटिव को बदल देना, ये बात जनता के बीच में ले जाना कि बड़ी संख्या में बिहार के वोटर्स घुसपैठिए हैं। दूसरा उनका पर्पस, मगर मिला नहीं कुछ अभी तक। ऑफ कोर्स वही बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा इनका पर्पस था कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कैसे रीक कर लिया जाए, कैसे चुरा लिया जाए, कुछ मनमाने किस्म के फर्जी वोटर्स की एंट्री कैसे करवा दिया जाए, ये उनका पर्पस था। लेकिन बिहार आप जानते हैं कि मैं मानता हूँ कि पूरे देश में डेमोक्रेटिक चेतना के लिए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए बिहार फेमस है, और इंडिया अलायंस ने इसमें पहलकदमी ली। और 9 जुलाई का आपको आश्चर्य होगा कि 9 जुलाई को एक स्वतःस्फूर्त पूरे बिहार में एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन की वजह से इनको बाध्य होकर के इनका जो पर्पस था कि हम एक बड़ी संख्या में लगभग 20% वोटर्स को बाहर कर दें। चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने सर्वदलीय डेलीगेशन को कहा था कि बिहार में 20% लोग तो बिहार में रहते ही नहीं है। तो इनका टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी था, इनका टारगेट कहिए माइग्रेंट वर्कर्स था, इनका टारगेट महिलाएं थी, और सर्वोपरि जो रूरल पुअर्टी रीजन जो कम्युनिटी था, जिनमें सत्ता सरकार के खिलाफ व्यापक आक्रोश था, उस कंस्टिट्यूंसी को चुनाव के वोटर प्रक्रिया से बाहर कर देना इनका पर्पस था। लेकिन मुझे खुशी है कि एक लंबी लड़ाई हुई, बड़ा माहौल हुआ, आप सब लोगों ने यहाँ से लेकर के पूरे देश में आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज़ उठाई सब लोगों ने। तो ये प्रक्रिया इतनी मजबूत हो गई कि जो उनकी कोशिश थी वो सफल नहीं हुई। अच्छा, तो बात है, आपने ठीक कहा, सफल नहीं हुई, फिर भी आपको इसके ये मुद्दा बना, ये चुनावी मुद्दा है। बहुत सारे लोग कह रहे ये मुद्दा ही है ही नहीं। ये आम जो मतदाता है उनके लिए ये मुद्दा ही है नहीं। ठीक है, शहर में, दिल्ली में लोगों ने बहुत चिल्ला-चिल्ली कर रहे हैं, शोर-शराबा हो रहा है, मगर आम मतदाता गाँव में ये कोई मुद्दा ही है ही नहीं, और इसीलिए इसका असर कोई चुनाव का नतीजा के ऊपर नहीं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो मानता हूँ कि वोट चोर गद्दी छोर, चुनाव चोर गद्दी छोर, ये नारे गाँव-गाँव तक पहुँच गए हैं, बच्चों तक पहुँच गए हैं, गलियों में पहुँच गए हैं, और लोगों को ये पूरा आभास हो गया था कि हमारे वोटिंग राइट को छीनने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी। मैं तो कहा हूँ कि संपूर्ण प्रक्रिया में एक मतदाताओं के बीच में अपने वोटिंग राइट के प्रति गरीब गुरबा में, दलितों में, महिलाओं में, अक़लियतों में अपने वोटिंग राइट के प्रति एक अतिरिक्त आग्रह पैदा हुआ है, और इस चुनाव का ये एक बड़ा मुद्दा है। और खास करके माइग्रेंट वर्कर्स की फैमिली तो ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को सबक सिखाएंगे। हम लोग तो मजबूरी में जाते हैं बाहर काम करने के लिए, और हमारे वोटिंग राइट को छीनने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार का ये बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के आधार पर लोग वोटिंग करेंगे, और नीतीश और मोदी सरकार को या उनकी पार्टी को, उनके अलायंस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सुनिए, अभी मुद्दा के बारे में, मुद्दे अलग-अलग चुनावी मुद्दे के बारे में कहें। एक तो है महिला का सशक्तिकरण, जो जदयू को समर्थन करते हैं, जो नीतीश जी को समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए जितना किया और किसी ने नहीं किया। उनका कहना ये है, मुफ्त में साइकिल मिला युवाओं को, आपने अलग-अलग संस्थाओं में महिला का आरक्षण आपने दिया, आपने ये भी कहा हमने नशाबंदी कर दिया, और अभी-अभी चुनाव के पहले 75 लाख महिलाओं को बैंक का खाता में आपने 10,000 रुपया दे दिया, हर महिला का बैंक का खाता में। तो इसका तो असर पड़ेगा, ये जो जिनका बैंक का खाता में पैसा आया, तो वो तो नीतीश जी के लिए ही वोट देंगे। नहीं, लोग तो लोगों की समझ ये है, महिलाओं की ये समझ है कि हमारे जो वाजिब हक थे, चूंकि बिहार, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था, जाति गणना हुई थी, और सरकार की ही रिपोर्ट में 94 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार थे जिन परिवारों की आमदनी 6,000 रुपया से कम थी। और बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया था कि हम
94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे। तो 2 लाख वाला एक माहौल पूरे बिहार में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था। माने लाखों की संख्या में लोग अंचलों पर, प्रखंडों पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था। 9 लाख और 10,000 में उसको उसको जमीन उसको उसी उस कंट्रास्ट में लोगों को ठगने के लिए 10,000 की घोषणा हुई है। इसलिए बिहार के गांव-गांव ये नारे लग रहे हैं कि 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं। अच्छा, चलिए समय बता के ये कितना बड़ा मुद्दा होगा कि नहीं। मगर आपने रोज़गार के बारे में ज़िक्र किया, पलायन के बारे में ज़िक्र किया। ये जो तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल का नेता जो आपका मुख्यमंत्री पद में उनका वो दावेदार है और वो छवि है, उसका फेस है, उनका भी एक वादा है कि अगर हम सत्ता में आएँगे तो हर हर परिवार में, जिस परिवार में सरकारी काम कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सबको हम एक सरकारी नौकरी देंगे। और विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी, जदयू, बाकी लोग कह रहे ये एकदम लोगों को लुभावन करने के लिए कह रहे हैं, ये असंभव है, संभव ही नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था नाजुक है, कर्ज में डूबे हैं, बिहार सरकार और भी डूब जाएगा। इनका मतलब है इस तरह से झूठा वादा करने का जरूरत है। ऐसा असंभव है कि हर परिवार का एक व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी देंगे। देखिए वो बात जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि बिहार में एक्चुअल जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो रियल डेवलपमेंट नहीं है। बिहार में बेरोजगारी, चरम बेरोजगारी है। और मेरे ख्याल से बिहार में माइग्रेशन, माने एक डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन बड़े पैमाने पर बिहार में हो रहे हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट बिहार के समाज का, बिहार की राजनीति का अहम मुद्दा है। और तेजस्वी जी या इंडिया अलायंस के लोग जब इस बात को कह रहे हैं कि हम जॉब जनरेट करेंगे, हम इंस्टीट्यूशनल जॉब जनरेट करेंगे और साथ ही साथ एवेन्यूज ऐसा क्रिएट करेंगे कि बिहार के हर परिवार में कम से कम एक जॉब होल्डर्स हो, हर परिवार में किसी न किसी के पास में एक सरकारी नौकरी हो। ये यदि एक प्लान्ड हो तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार, जब तेजस्वी जी ने इस सवाल को उठाया था, इंडिया अलायंस ने सवाल उठाया था कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, खाली पदों पर भर्ती नहीं हो रही है, तो नीतीश कुमार ने ये कह करके हंसी उड़ाने का काम किया था कि पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन 17 महीने की जब महागठबंधन की सरकार बनी, जो तेजस्वी जी इधर आए, मैंने नीतीश जी इधर आए थे, तो उस दरमियान 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई। आज भी मैं मानता हूँ कि बिहार में 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ऑलरेडी विभिन्न विभागों में वैकेंसीज हैं। यदि सरकार प्लान ढंग से एक प्रायोरिटी के आधार पर काम करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, सिविक फैसिलिटी, इस सब का यदि हो तो बिहार में बड़े पैमाने पर जॉब जनरेट हो सकता है, लोगों को जॉब मिल सकता है। आपने परिवार की बात किया, कॉमरेड धीरेन्द्र झा जो एनडीए का सहयोगी दल है, आरोप लगा रहे ये रजदा क्या है, ये परिवारवाद है। लालू जी के बाद राबड़ी देवी उनका बेटा है, आपका क्या कहते हैं तेजस्वी जी। कांग्रेस के बारे में एक ही आरोप है, ये दोनों सब लोग परिवारवाद में विश्वास करते हैं। नीतीश जी बोल रहे हैं मेरा तो परिवार नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं हमारा तो परिवार ही नहीं है। तो ये परिवारवाद एक मुद्दा है। और देखिए भारतीय राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है। और वो एक माने हमारी राजनीति का एक कल्चरल पार्ट बन गया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि भाजपा के भीतर परिवारवाद और गहरे अर्थों में है। बिहार में कोई नेता नहीं है जिसका लड़का कहिए कि चुनाव में उतरा नहीं है या उतारने की कोशिश नहीं हो रही है। ये अमित शाह का बेटा जैसा कौन परिवारवाद का विरोध में है, अनुराग ठाकुर तो विरोध में है, ये राजनाथ सिंह का बेटा है, वो कहेंगे वो तो क्रिकेट का बात हो रहा है, ये तो राजनीति की बात नहीं है। राजनीति का हिस्सा क्रिकेट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परिवारवाद एक इंस्टीट्यूशनलाइज शेप में सभी जगहों पर मौजूद है। हम तो कल्चरली बीइंग अ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर
ये जो परिवारवाद का विभिन्न रूपों में एक नॉर्मल प्रोसेस, उस परिवार के लोग नहीं आएंगे, ये बात सही नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल ढंग से माने फैमिली या नेपोटिज्म की जो राजनीति चल रही है देश में, हमारी नेपाल में क्या हुआ? हम ऑफकोर्स और नेपोटिज्म का भी हम विरोध करते हैं, परिवारवाद का भी हम विरोध करते हैं। वीरेंद्र जी, ये भ्रष्टाचार सचमुच मुद्दा है कि नहीं? आप जदयू के लोगों से बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करिए, बोलो देखिए लालू, जंगल राज, जेल जाना पड़ेगा, चारा घोटाला, सब कुछ दोबारा याद करा देते हैं हमें। लालू जी जब रेल मंत्री थे, उनके खिलाफ कैसे उनका बेटा, उनकी बीवी, अभी एक आरोप पत्र आ गया दिल्ली का एक अदालत में। तो ये भ्रष्टाचार एक मुद्दा है कि नहीं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार है, नीतीश सरकार के समय भी भ्रष्टाचार है, हर सरकारी दफ्तर में आपसे घूस मांगते हैं। तो ये मुद्दा किसको, ये सचमुच कितना बड़ा मुद्दा है और किसका फायदा में? नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप गांव में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, जिला में चले जाइए, हर जगह लोग ये बात कहेंगे कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया है। तो भाजपा के लोगों को 20 साल पहले का भ्रष्टाचार दिखता है, सामने का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। 71,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिला है, सीएजी ने रिपोर्ट किया है। और इनके सारे मंत्री, ये जीवेश मिश्रा का घोटाला इनको नहीं दिखता है, वो तो क्राइम था, क्राइम है। लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करना, नकली दवाई बाजार में बेचना, वो तो क्राइम है, उसको तो पनिश किया जाना चाहिए, उसको जेल के भीतर होना चाहिए। ये अशोक कुमार चौधरी का भ्रष्टाचार माने जग जाहिर है, ये इनके सम्राट चौधरी का भ्रष्टाचार, सम्राट चौधरी का जो शिक्षा का सारा मैं मानता हूँ। आप दिलीप जायसवाल का बात कीजिए, दिलीप जायसवाल, ने आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। दिलीप जायसवाल ने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, सिख कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन को, मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया, पूरे कॉलेज को उसने कब्जा कर लिया है। ये मैं मानता हूं कि ये 20 वर्षों के शासन में, एनडीए के शासन में भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि सत्ता से जब बाहर होंगे, वो सारे भेद जब खुलेंगे, ये संजीव हंस का घोटाला सामने है, नीतीश कुमार के चारों ओर भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बिहार की जनता समझ गई है कि भ्रष्टाचारियों की संरक्षक ये एनडीए की सरकार है। इस सरकार को अब हम और ज्यादा समय नहीं दें। अच्छा धीरेन्द्र जी, वाम दल और वाम राजनीति एक तरह से बिहार में आज नहीं, बहुत दशक से एक असर, यही बिहार में चरम वामपंथी लोग थे, नक्सली लोग थे, जो हिंसा में विश्वास करते हैं, जो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है नक्सलवाद के बारे में, मगर संक्षिप्त में अगर हम बोले, आपका पार्टी माले, आप लोग तो चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो वो पुराने जो वाम दल का जो राजनीति थे, उसके से आपका वो आप भूल गए हैं कि लोग आपको बार बार याद दिला देना, शहाबुद्दीन के बारे में याद दिला देंगे। तो आज ये बिहार में वाम राजनीति का क्या परिवर्तन हुई है, संक्षिप्त में आप बताइए। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंसा हमारी राजनीति नहीं है। हम तो सामंती हिंसा का प्रतिवाद करते हैं, संगठित राज्य हिंसा का प्रतिवाद करते हैं, आपराधिक हिंसा का प्रतिवाद करते हैं। इसलिए हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करना हमारी राजनीति है। इसलिए जो लोग इस रूप में सामने ले आते हैं, सबसे ज़्यादा हिंसा तो दलितों पर, गरीबों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर हो रहे हैं, तो वो संगठित हिंसक जो ताकतें हैं उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हमारी राजनीति उसके केंद्र में था, और मैं मानता हूं कि भाकपा माले के नेतृत्व में दक्षिण बिहार के इलाके में, बिहार के अन्य हिस्सों में जो एक संगठित आंदोलन हुए, गरीबों के संगठित तेवर वाला आंदोलन हुआ, जुझारू आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से एक स्तर पर ये जो दलित बंटी जमात के लोग थे, उनकी दावेदारी बढ़ी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ी, समाज में उनकी हैसियत बढ़ी, उनका मान सम्मान बढ़ा। तब उस स्थिति में थोड़ा ये लोग पीछे गए हैं, और पीछे गए हैं तो स्वाभाविक रूप से अब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि कोर्ट कचहरी के जरिए कैसे लोगों को फंसा दिया जाए। हमारे मनोज मंजिल जो युवा विधायक था, नौजवानों का
पॉपुलर विधायक था, उसको कहिए झूठा मुकदमा में सजा दिलवा करके उसकी सजा समाप्त करवा दी गई। अभी हाई कोर्ट में कहिए उनकी सजा को बहाल कर दी गई। आप हमारे जितेंद्र पासवान हैं, बहुत पॉपुलर। मैंने आपने वो पुराने ज़माने का वो जो कहानी चंद्रशेखर का, शहाबुद्दीन का, ये तो आपने ज़िक्र नहीं किया। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को जैसे उसी कंटिन्यूटी में मैं ये कह रहा हूँ कि सिवान की भी स्थिति को यदि आप देखिए, आप तो वहीं का रहने वाले हैं। नहीं, मैं उस इलाके का प्रभारी हूँ। मैं तो मिथिलांचल का मैं नेटिव प्लेस में रहा है, लेकिन मैं पूरे बिहार के कामों को देखता रहा हूँ और सिवान के इलाके का मैं प्रभारी हूँ। सिवान के इलाके में भी यदि बात करिए तो सिवान में मैंने शहाबुद्दीन फिनोमेना दरअसल दैट वाज क्रिएटेड बाय द फ्यूडल फोर्सेस। सामंती ताकतों ने माले को रोकने के लिए एक अपराधियों का सिंडिकेट बनाया और सेना भी बढ़ा। सेना बनाया, सिंडिकेट बनाया, तमाम तरह के प्रयोग किए गए, लेकिन हम जनता के बल पर, जनता की ताकत पर, जनता पर भरोसा करते हुए उन आंदोलनों को हमने आगे बढ़ाया और अंततः कहिए कि जनता की जीत हुई। अपराधी ताकतों का, सामंती ताकतों का हाल क्या है आप सब लोग जानते हैं। रणवीर सेना आज कहाँ है, भूमि सेना आज कहाँ है, राम रहीम सेना आज कहाँ है, और वहाँ पर सीवान के भीतर भी जो सामंती अपराधी ताकतें तो उनकी हैसियत क्या है ये आप सब जानते हैं। इसलिए उन ताकतों के खिलाफ अब हमको ये कंस्पिरेसी के जरिए हमारे आंदोलन को, हमारे नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसा करके उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस कोरलरी में आप देखिए जितेंद्र पासवान को भेजा गया जेल में, हमारे सत्यदेव पासवान को, अमरजीत कुशवाहा को, मनोज मंजिल को, मैंने दर्जनों हमारे दलित लीडर्स हैं जिनको झूठे मुकदमे में फंसा करके बिहाइंड द सीन स्टेट को मैनेज करके, जुडिशरी को मैनेज करके फंसाने की कोशिश हो रही है। वो उनकी दूसरी साजिश है। उस दूसरी साजिश के खिलाफ भी हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है इस मामले में भी हम उनको कमजोर करने में सफल होंगे। और इसी पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे जो लेफ्ट मूवमेंट के बारे में आपने पूछा, तो मैं कहूँगा कि सीपीआई सीपीएम का आंदोलन 70 के दशक में उनके भी आंदोलन काफ़ी मजबूत थे, लेकिन उसके बाद जो सामंती ताकतें थीं उन ताकतों के खिलाफ जितनी संगठित धारावाहिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था उसको वो लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए और उस आंदोलन को सीपीआई-एमएल ने जो स्पीयर हेड किया उसको और आगे बढ़ाया। इसलिए आप देखिए सीपीआई सीपीएम बिहार में डिक्लाइन में जाता है और हम बिहार में सामाजिक न्याय के प्रश्नों को भी लेते हुए हम लोग एक बड़े धरातल पर आगे आते हैं। फिर भी इंडिया का जो गठबंधन है आईएनडीआईए, इसका अभी भी हम बिहार में चुनाव के पहले देख रहे हैं अंदरूनी झगड़ा-झाटी चल रहे हैं। कौन किसको कितना टिकट मिलना चाहिए, कौन किसके खिलाफ लड़ेंगे। अंदर में अंदरूनी एक एक तरह से लोग कुछ नाखुश है और ये सबके सामने है। तो मेरा कहना है कि 2020 में 5 साल पहले आपका माले को 19 उम्मीदवार थे, 12 आप लोग ने जीता। आपका कांग्रेस को 70 थी, 19 जीता। राष्ट्रीय जनता दल का 144 था, 75 जीता। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस आपका गठबंधन को थोड़ा पीछे ले गया? कांग्रेस का कमजोरी? ऑफ कोर्स ये मेरी भी ये कांग्रेस वाले मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं। कांग्रेस वाले क्यों बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा? नहीं, वो बात मामला नहीं है। बात पूरे बिहार में ये बात स्थापित है कि कांग्रेस की जमीनी तैयारी काफ़ी कमज़ोर है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कमज़ोर रहने की वजह से उनका प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा और कांग्रेस का प्रदर्शन यदि बेहतर रहता तो पिछली बार ही महागठबंधन की सरकार बन जाती। अभी भी कमजोर है? और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस एक विमर्श के केंद्र में आया है, चर्चा के केंद्र में आया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। दलित प्रश्न को, ओबीसी प्रश्न को, ईबीसी प्रश्न को, अक़लियत के प्रश्नों को राहुल गांधी ने संजीदगी से उठाया है। और भारतवर्ष में जाति जनगणना वाले जाति गणना का सवाल उन्होंने उठाया है और ये वोटर अधिकार यात्रा एक सफल यात्रा रही है जिसमें पूरे बिहार की अपार भागीदारी रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की स्थिति में एक परिवर्तन आया है और
वोट सीट का खींचतान रहेगा। देखिए सीट का मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस के भीतर में सीट का जो खींचतान है वो तो सभी पार्टियां अपने स्तर पर अपनी दावेदारी को बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन विचार के स्तर पर ये कोहेसिव है। चलिए मेरे भी जी। हाँ, तो ऐसा है देखिए धीरेन्द्र जी कि अब अगर आप देखेंगे इस बार नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेला कभी नहीं जीता, नीतीश कुमार की मदद के साथ जीता। और आप कुछ भी आरोप लगे नीतीश जी के खिलाफ, लगभग 20 साल वो मुख्यमंत्री है, था, अभी भी है, और वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, ये लोग समझते हैं। फिर भी नीतीश कुमार जी एक बार नहीं 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद में शपथ ग्रहण कर किया। ऐसा कोई भारतवर्ष का कोई नागरिक ही नहीं है, शायद कभी जिंदगी में नहीं लगेगा कि एक बार एक व्यक्ति 9 बार शपथ ग्रहण किया। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, जो नीतीश कुमार के खिलाफ है, कह रहे कि नीतीश कुमार का जो जोश था, जिस जोश से, जिस शक्ति से वो चुनावी मैदान में निकल गए थे, इस बार उसको कमजोर लग रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ कहिए। देखिए इंडिया अलायंस तो जो मैंने पहले कहा कि एक वैचारिक तौर पर ज़्यादा एकताबद्ध है और एकताबद्ध होकर के वो एनडीए का मुकाबला कर रहा है, लेकिन एनडीए जो है इस बार ज़्यादा बिखराव का शिकार है। एनडीए के भीतर वैचारिक आधार पर या सत्ता की कुर्सी को लेकर के खींचतान ज़्यादा है। पिछली बार मेरा मानना है कि पिछली बार प्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस बार काफी जगह में वोट काटा जी, इस बार अप्रत्यक्ष रूप से चिराग नीतीश के जदयू के खिलाफ काम करेंगे, जदयू के लोग चिराग के खिलाफ काम करेंगे। मगर चिराग पासवान तो केंद्र में मंत्री है, तो केंद्र वो एनडीए कैसे छोड़ेंगे? तो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि पिछली बार प्रत्यक्षता वो काम किए, इस बार अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश को घेरने की कोशिश हो रही है। 101 बनाम 142, 101 बनाम 142 का जो खेल है, बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार नीतीश जी को चलती गाड़ी में धकिया दिया जाएगा। बिहार के भाषा में गाड़ी चलती रहेगी, नीतीश को सामने रखा जाएगा, और जब मुकाम पर पहुंचने की स्थिति में गाड़ी रहेगी, इनको धकिया दिया जाएगा। और चूंकि बिहार के लोगों में भी ये बात बन गई, नीतीश कुमार 2005 के नीतीश कुमार नहीं है, 2010 के नीतीश कुमार नहीं है। आज के डेट में नीतीश कुमार फिजिकली, मेंटली हर लिहाज से अब कमजोर हो गए हैं। लोग समझते हैं कि अब वो बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री, फिर से मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। इसी अवसर का लाभ बीजेपी इनको सामने रख के उठाना चाहती है। नरेंद्र जी समय बताएंगे, 14 नवंबर अब सबको मालूम पड़ेगा। मगर एक चीज देखिए, बिहार का जो राजनीतिक संघर्ष, हर समय एक कांटे का टक्कर। आप एनडीए का वोट शेयर देखिए और महागठबंधन का वोट शेयर देखिए, 0.5%, कुछ हजार वोटों का फर्क। इस बार एक नया खिलाड़ी आ गया मैदान में, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, जो पता नहीं कितने लोगों के साथ काम किया, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह, स्टालिन, जगन रेड्डी, मैं 2-4 नाम भूल गया। बहुत पैसा कमाया, खुद कह रहे कि हम 50 करोड़ हमने आयकर दिया और जीएसटी दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोला पार्टी के लिए वो 99 करोड़ दान किया। और ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम एक विकल्प है। और जो लोग कहते हैं बीजेपी का बी टीम, बोला जिस लोगों का नाम आपने किया, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सबके खिलाफ निकले, उन्होंने कुछ ना कुछ आरोप लगाया। तो ये जो प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, ये बिहार का राजनीति और राजनीतिक ये जो चुनाव में क्या असर पड़ेगा या असर पड़ने का क्या संभावना है कि सचमुच थोड़ा सा वोट शेयर मिलेगा, कुछ विधायक आएगा, मगर प्रशांत किशोर क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि वो किंग मेकर बन जाएगा। कौन गद्दी में बैठेंगे, मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठेंगे, ये प्रशांत किशोर के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए मेरी समझदारी भिन्न है।
मैं प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार की राजनीति में नहीं समझता हूँ। प्रशांत किशोर जी ने कंसिस्टेंटली कैंपेन किया है, अपने लिए कुछ नेटवर्किंग उन्होंने किया है, 3 साल लगातार लगातार उन्होंने किया है, स्ट्रेटजी के स्तर पर उन्होंने काम किया है। लेकिन बिहार में 2 गठबंधन के बीच में ही पोलराइजेशन है और 5-7% के वोट की स्थिति में प्रशांत किशोर उससे ज़्यादा वो नहीं पहुंच पाएंगे। और जीत के टर्म में तो मैं मानता हूं कि डबल डिजिट पे वो नहीं पहुंचेंगे। चलिए, ये तो मेरा मैंने फर्म यह आपका भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन बिहार को जितना मैं जानता समझता हूं उस लिहाज से तो मैं बहुत मजबूती के साथ कहूंगा कि डबल डिजिट में ये नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा 14 नवंबर में? हम लोगों ने इंडिया अलायंस को देखिए, हमसे यदि बात करिएगा, मेरी जो समझदारी है कि इंडिया अलायंस टुवार्ड्स स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी की स्थिति में जा रही है और हम लोग सरकार बनाएंगे। धन्यवाद धीरेन्द्र झा जी, जो आपको आपने आपका कीमती समय हमें दिया, हमारा दर्शक के दिया, और सिर्फ समय बताएंगे क्या होगा नहीं है। आप लोग सुन रहे थे धीरेन्द्र झा जी। धीरेन्द्र झा जी CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन का पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, और आज बिहार का राजनीति में क्या होगा नहीं होगा इस विषय के ऊपर मेरे साथ बात कर रहे थे। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब देखते रहिए परंजॉय ऑनलाइन।